सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इन्हीं विचारों के साथ आज हम लेके आए हैं विषय संस्कृत। संस्कृत में क्या कुछ हम करेंगे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज जो हम करेंगे संस्कृत फर्स्ट लेक्चर से, अर्थात उन बच्चों के लिए जिन्होंने अब तक हमारा कोई भी लेक्चर नहीं लगाया, आज पहली ही क्लास उनको दी जा रही है बिल्कुल जीरो से। और पहला विषय हम स्टार्ट कर रहे हैं संस्कृत का परिचय। संस्कृत अगर शब्द के परिचय की बात की जाए जो हमारे सामने रखा हुआ है कि ये बना कैसे है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा मूल रूप है शब्द का या धातु का, जिसको आप क्रिया भी बोल सकते हो, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो दोस्तों, जब हम संस्कृत शब्द को देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले एक उपसर्ग निकल के आता है, वो है सम उपसर्ग। सम उपसर्ग, यहाँ पर सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं संस्कृत में सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया। उसके बाद क्री यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये जो क्री दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे क्रिया है, तो सम उपसर्ग है। क्री यहाँ पे क्या है? क्रिया है। दोस्तों, जो ये क्री होता है वो दो प्रकार का होता है। अगर मैं इस क्री की बात करूं तो इसका अर्थ है करना। इस क्री का अर्थ होता है करना। एक क्री हमें ये भी देखने को मिलता है, इसका अर्थ होता है खरीदना। खरीदना। हमारे सामने दो प्रकार की क्री जो है वो क्रिया के रूप में सामने आएंगी, एक ये क्री और एक ये क्री। अगर क्री ये है तो इसका अर्थ होगा करना, और अगर क्री ये है तो इसका अर्थ होगा खरीदना। तो हमारे पास जो क्री है वो है ये, अर्थात सम उपसर्ग क्री धातु हम इसको बोल सकते हैं, जो खरीदने अर्थ में है। क्री धातु जो किस अर्थ में है, सॉरी, करने अर्थ में। क्री करने अर्थ में, अर्थ में, क्योंकि क के नीचे र लगा के ई की मात्रा लगाएंगे तो वो खरीदने अर्थ में हो जाएगी। तो सम उपसर्ग क्री धातु। उसके बाद जब हमने सम उपसर्ग देख लिया, देखिए यहाँ पे कोई वर्ण बचा है और यहाँ पे एक वर्ण बचा है। जब हमने देख लिया कि सम उपसर्ग है, क्री धातु है, तो अंत में भी इसको हमें क्या कुछ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल त दिखाई दे रहा है, और बीच में बचा हुआ ये स दिखाई दे रहा है। तो हमारे माइंड में कुछ ना कुछ आ रहा है कि ये स कैसा है और ये त कैसा है। तो मैं बता दूं कि क्री धातु के बाद हम जो क्री धातु के बाद जो त देख रहे हैं वो कत प्रत्यय से आया है। किस प्रत्यय से आया है? कत प्रत्यय। तो संस्कृत में कौन सा प्रत्यय हुआ? कत प्रत्यय। कत प्रत्यय का जो त है वो शेष रह जाता है, का लोप हो जाता है, ठीक है, तो बच जाता है त शेष रह जाता है। त शेष रह जाता है, त शेष रह जाता है जो इसके अंदर जुड़ा हुआ है। तो शब्द बन जाता है सम क्री प्लस कत का त। सम का म जो अनुस्वार के रूप में चला जाता है, तो हमारे पास शब्द बनता है सम क्री और त। यहाँ पे एक सूत्र काम करता है, वो क्या कहता है? अगर क्री करने के अर्थ में सम उपसर्ग के बाद, सम उपसर्ग के बाद क्री धातु जो करने अर्थ में है वो योग हो जाए, उसका मिलन हो जाए, तो जो स है उसका आगम हो जाएगा। इस स का आगम हो जाएगा, अर्थात आधी से एक्स्ट्रा से जुड़ जाएगी, तो शब्द बन जाएगा संस्कृत। तो देखिए दोस्तों, ये था संस्कृत का व्युत्पत्ति अर्थ। व्युत्पत्ति कैसे हुई है? तो व्युत्पत्ति अर्थ क्या हुआ? सम मतलब सही प्रकार से, क्री मतलब करना, ठीक है, कत अर्थात जो ऐसा हुआ है, अर्थात जो सही प्रकार से किया गया है, जिसको हम बोलते हैं शुद्ध, जो सही प्रकार से किया गया है, साधु, जो सही प्रकार से किया गया है, सम्यक। इसलिए संस्कृत शब्द का अर्थ हो जाता है सम्यक कृतम। अर्थ क्या हो जाता है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अर्थ संस्कृत का।
संस्कृत का जो शाब्दिक अर्थ हो जाता है शब्द का, वो बन जाता है सम्यक कृतम। सम्यक कृतम, सम्यक कृतम का अर्थ होता है सही प्रकार से किया हुआ, सही प्रकार से किया हुआ, जिसको हम परिष्कृत या शुद्ध भी बोल सकते हैं। शुद्ध, क्या बोल देंगे? शुद्ध। अर्थात संस्कृत शब्द का अर्थ होता है शुद्ध, शुद्ध या परिष्कृत। ठीक है, तो संस्कृत शब्द बना कैसे है, कौन सा इसके अंदर उपसर्ग पाया गया है, कौन सी इसके अंदर धातु पाई गई है, कौन सा इसके अंदर प्रत्यय पाया गया है, प्रत्यय का क्या शेष बचा है, और धातु किस अर्थ में है वो आपके सामने है। और उसके बाद इसका शाब्दिक अर्थ क्या बनता है, सम्यक कृतम या फिर शुद्ध, शुद्ध रूप से किया हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, संस्कृत शब्द बोलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और आगे जानते हैं कि संस्कृत जिसको हमने देख लिया कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या बन रहा है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या बन रहा है, कौन सा इसके अंदर उपसर्ग आया है, कौन सा इसके अंदर प्रत्यय आया है। तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा आगे जानेंगे तो हमें इसकी व्याकरण पढ़नी पड़ेगी। और व्याकरण देखिए, कोई भी भाषा जब हम पढ़ रहे हैं, चाहे संस्कृत हो चाहे वो हिंदी हो, ठीक है, वो तीन हिस्सों में बटी होती है। मूलतः दो हिस्से उसके होते हैं, एक तो होता है लिटरेचर, जिसको वाङ्मय कहा जाता है संस्कृत भाषा में, जिसको हिंदी में साहित्य कहा जाता है, इंग्लिश में इसको लिटरेचर कहा जाता है। और दूसरा दूसरा क्या रह जाता है, एक तो हमारा हो जाता है साहित्य, किसी भी भाषा का, ठीक है, जिसको हम संस्कृत में वाङ्मय बोलते हैं, वाङ्मय दैट्स कॉल्ड साहित्य। और दूसरा हिस्सा होता है व्याकरण, व्याकरण। अगर मूल रूप से देखा जाए तो ये दो जो हिस्से होते हैं, पार्ट होते हैं, हमारे सामने होते हैं, मगर जब पढ़ने की दृष्टि से देखा जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए, तो इसी को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। व्याकरण में तो ये आ जाएंगे ना, आपके संज्ञा प्रकरण आ जाएगा, संधि, समास, ये आ जाएंगे। साहित्य में साहित्य आ जाएगा। एक आता है शब्द प्रकरण, शब्द प्रकरण, शब्द प्रकरण में जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्दों का अर्थ ये आ जाता है। मगर मूल रूप में देखा जाए तो ये भी व्याकरण का ही एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, व्याकरण से, ताकि जब हम इसको अच्छी तरह जान लेंगे तो उसके साहित्य को पढ़ते हुए और भी आनंद आए, उसका अर्थ हम समझते जाएं कि जिन शब्दों को हम बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या है। दूसरी बात यह है, साहित्य बच्चा खुद पढ़ सकता है, मगर व्याकरण को पढ़ने के लिए उसकी एक समझ होनी चाहिए, जो कि किसी न किसी टीचर के सानिध्य में ही उसको बन पाती है। तो हम बात करते हैं कि व्याकरण जो है, व्याकरण का जो, अगर मैं संस्कृत व्याकरण की बात करूं कि किस प्रकार से उसको पढ़ा जाए, कौन कौन सा पार्ट। अब हम बात करते हैं व्याकरण की, व्याकरण। अब यहाँ पे भी यही बात शुरू हो गई कि व्याकरण शब्द बना कैसे है, क्योंकि जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं ना, उस शब्द का ज्ञान होना हमें बड़ा आवश्यक है। पेपरों में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं। तो व्याकरण, व्याकरण शब्द बना कैसे है, इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है, इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है, और इसके अंदर कौन सा शब्द मौजूद है, इसकी अब हम चर्चा करेंगे। व्याकरण की अगर बात करें तो यहाँ पे वी उपसर्ग आया है। कौन सा उपसर्ग आया है, वी उपसर्ग आया है। तो वी उपसर्ग आया है हमारा, यहाँ पे उपसर्ग कौन सा है, वी। मगर वी के बाद एक आ और हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे वी उपसर्ग जो आया ना, उसके बाद एक उपसर्ग और आया है, वो है आंग उपसर्ग। कौन सा, आंग उपसर्ग। तो दूसरा उपसर्ग हमारे पास कौन सा आया है, आंग उपसर्ग। अर्थात यहाँ पे दो उपसर्ग आए हैं, वी और आंग। वी और आंग उपसर्ग के आने के बाद हमारे पास दोबारा फिर जो कर दिखाई दे रहा है वो क्री धातु है। वो क्या है, क्री धातु, धातु। अर्थात व्याकरण में भी क्या है,
क्री धातु का ही प्रयोग हुआ है। और जो क्री धातु है वो किस अर्थ में है, अभी आपको शायद बताने की आवश्यकता ना हो, फिर भी हम लिख देते हैं। क्री यहाँ पे जो री है तो यहाँ पे ये करने अर्थ में है, करने अर्थ में, करने अर्थ वाला क्री। ठीक है, तो वी आंग उपसर्ग पूर्वकात, अर्थात वी और आंग उपसर्ग के बाद, पहले वी आंग उपसर्ग है उसके बाद क्री धातु, अर्थात जो क्री करने अर्थ में है वो धातु आ चुकी है। ठीक है, तो अब हमारे पास पार्ट कौन सा बचा, क्री को र को अर बन गया, अब बचा ण। ठीक है, और हमें पता है कि अगर संस्कृत में संधि जब करते हैं, अगर इस तरफ कहीं पे भी वी आ जाए, र आ जाए या श आ जाए और उसके बाद कहीं पे भी न आ रहा हो तो वो न अण में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, अण में बदल जाएगा। नियम था एक संस्कृत, जब आप संधि पढ़ोगे तो मैं आपको करवाऊंगा ये नियम कि री र श के बाद कभी भी जब न आएगा तो वो न में बदल जाएगा। मगर न में बदला या नहीं बदला, कैसे बदला, इससे पहले हम देख लेते हैं कि प्रत्यय कौन सा है। तो दोस्तों वी आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु, यहाँ पर ल्यूट प्रत्यय आ गया। क्या प्रत्यय आ गया, ल्यूट प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट क्या है यहाँ पे, प्रत्यय। ल्यूट का लय जो है उसका लोप हो गया और जो टय जो है उसका भी लोप हो गया। लोप का अर्थ होता है ये चीज ना दिखाई नहीं दी, और उसके बाद एदर्शन हो जाता है, एदर्शन के बाद ये बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो हम बोल देते हैं लोप हो गया, दैट मीन्स ये खत्म ही हो गया। तो बच गया क्या, क्या बच गया, यू। तो ल्यूट का क्या बच गया था, शेष यू बच गया था। अब एक सूत्र आता है यू और नाकऊ, एक सूत्र आता है संस्कृत में